तो प्रश्नावली 13.3 स्टार्ट कर रहे हैं और इस प्रश्नावली में कुल मिलाकर के 9 क्वेश्चन हैं, जिसमें से आज हम पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन सोल्व करेंगे और ये तीनों के तीनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल हैं, ठीक है? अच्छा, इस प्रश्नावली का खुद का कोई बेसिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस एक्सरसाइज़ के क्वेश्चन कराने से पहले मुझे इसका बेसिक पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं है। और कहा जाए तो 13.1 का भी कोई बेसिक नहीं था, 13.2 का भी कोई बेसिक नहीं था, ना ही 13.3 का भी कोई बेसिक है। ठीक है ना? वही जो 15 फ़ॉर्मूले आप पहले से यूज़ करते आ रहे हैं, वही 15 फ़ॉर्मूले आपको आपके इसमें भी यूज़ होंगे। बस क्वेश्चन पूछने का लेवल चेंज हो जाएगा। बढ़ेगा नहीं, ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन के लेवल बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, बस वो लेवल चेंज हो जाएगा। ठीक है? क्वेश्चन जिस तरीके से पूछे जाते थे, अब थोड़े से अलग टाइप से पूछे जाएँगे, है ना? क्वेश्चन किस टाइप से होंगे वो समझो। आपको क्या होगा, आपको कोई एक शेप दे देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि आपको एक गोलाकार आकृति दे दी, है ना? या फिर आप कह लो कि लोहे की बॉल दे दी। लोहे की बॉल गोलाकार शेप की होती है। आपको कह दिया कि इस गोलाकार बॉल को मैंने पिघला करके एक बेलन बना दिया। हमारे पास क्या है, एक गोलाकार बॉल है, इसको पिघला करके हमने क्या बना दिया, एक बेलन बना दिया, ठीक है? और फिर आपसे पूछ लेगा कि इस बेलन की ऊँचाई बता दो, ठीक है? इस बेलन की त्रिज्या बता दो या फिर इस गोले की त्रिज्या बता दो, ठीक है? इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा और हर एक क्वेश्चन में ऐसा ही होगा। आपको बेसिकली एक शेप देगा, उस शेप को बदल करके दूसरी शेप बनाई जाएगी और फिर आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएँगे। समझ रहे हैं? एक ठोस का दूसरे ठोस में रूपांतरण किया जाएगा। एक सॉलिड शेप को बदल दिया जाएगा दूसरी सॉलिड शेप में और उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है? क्वेश्चन स्टार्ट कराने से पहले एक बात बता देता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस एक्सरसाइज के लिए। जब भी आप किसी शेप को बदलते हैं ना, जैसे इस एग्ज़ाम्पल में हमने इस गोले को चेंज कर दिया था एक बेलन में, है ना? तो जब भी आप किसी शेप को बदलते हैं, ठीक है? तो उसकी आकृति पूर्णतः बदल जाती है। यानी इसकी जो त्रिज्या थी, इसकी जो रेडियस थी और इस बेलन की जो रेडियस है वो अलग-अलग हो जाती है ना? हो सकता है कि सेम भी हो, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हमेशा ही सेम होगी, अलग-अलग हो जाती हैं। इसका जो एरिया था, इस बेलन का जो एरिया था, वो भी अलग-अलग हो जाता है, ठीक है? लेकिन इसका जो वज़न था, इस बॉल का जो वज़न था और इस बेलन का जो वज़न है, ये दोनों हमेशा सेम रहेंगे। बात समझ में आ रही है? आपके पास कोई एक ठोस आकृति है, कुछ भी ले लो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लोहे की बॉल ले ली, है ना? अब इस लोहे की बॉल को पिघला करके आपने कुछ और बना दिया, तो वज़न तो उसका सेम रहेगा। जो वज़न इस लोहे की बॉल का था और जो वज़न इस बेलन का है, सेम ही होगा, क्योंकि ये जो बेलन है, ये इसी गोले से बनाया गया है। समझ रहे हैं? उसका वज़न कभी चेंज नहीं होता। चाहे आप उस वस्तु को किसी भी आकृति में बना दें, किसी भी शेप में बना दें, किसी भी शेप में ढाल दें, उसका वज़न सेम रहेगा। ठीक है? वज़न सेम रहेगा मतलब उसका आयतन सेम रहेगा, उसका आयतन में कमी-बड़ी नहीं होगी। उसका आयतन जो पहले था, शेप बदलने के बाद भी वही आयतन रहेगा। अब इसी बात से रिलेटेड, ये जो मैंने बात बताई ना कि आयतन कभी नहीं बदलता, उसका वॉल्यूम कभी नहीं बदलता, इसी इसी बात से रिलेटेड आपके ये क्वेश्चन है। ठीक है? क्वेश्चन कराते हैं आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा, ज़्यादा डीपली समझ में आएगा। ठीक है? क्वेश्चन करें? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो आप। देखो क्या-क्या लिखा है कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को, यही एग्जांपल दिया था मैंने, धातु के एक गोले को पिघला करके त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। मतलब हमारे पास एक धातु का एक गोला है, धातु कुछ भी हो सकती थी, हो सकता था सोने का गोला हो, चांदी का गोला हो या फिर मान लो लोहे का गोला है, ठीक है? एक लोहे का गोला है और हमने क्या किया, इस लोहे के गोले को पिघला करके एक बेलन की शेप दे दी, ठीक है? हमें इस बेलन की ऊँचाई ज्ञात करनी है और जो मैंने अभी एग्ज़ाम्पल लिया था, वो यही एग्ज़ाम्पल था, है ना? जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे इसी से रिलेटेड हैं, ठीक? क्या-क्या दिया गया है? आपको एक धातु का गोला दिया गया है जिसकी त्रिज्या है 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर। हमने इस गोले को पिघला करके एक बेलन बना दिया और जो बेलन बनाया ना, इसकी त्रिज्या थी 6 सेंटीमीटर, ठीक है? आपको इस बेलन की, ये जो बेलन आप देख रहे हैं, इस बेलन की ऊँचाई ज्ञात करनी है, हाइट ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे? अभी मैंने आपको क्या बात बताई कि जब आप किसी शेप को बदल देते हैं ना, तो उसकी सारी बातें बदल जाती हैं।
उसका एरिया बदल जाता है, उसका रेडियस बदल जाता है, उसकी हाइट बदल जाती है। लेकिन क्या नहीं बदलता? उसका आयतन नहीं बदलता, उसका वज़न नहीं बदलता। वज़न माने आयतन, ठीक है? आयतन से आप वज़न ज्ञात कर सकते हैं ना, इसलिए मैं वज़न को आयतन भी कह सकता हूँ, ठीक है? यानी उसका आयतन नहीं बदलता, उसके अंदर की जो कैपेसिटी है, जितनी चीज़ें उसके अंदर ढाली जा सकती हैं ना, वो नहीं बदलती, ठीक है? यानी मैं कह सकता हूँ कि जो इस गोले का आयतन है, इस गोले का आयतन, ये बराबर हो जाएगा बेलन के आयतन के। क्यों? क्योंकि जब आपने शेप बदली है, तो उसका आयतन तो बदलेगा नहीं। तो आपने लिख दिया गोले का आयतन बराबर होगा बेलन के आयतन के, ठीक है? हाँ, इसका क्षेत्रफल बदल जाता है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि इस गोले का जो क्षेत्रफल है, वो इस बेलन के क्षेत्रफल के बराबर होगा, ऐसा नहीं होता है। क्षेत्रफल चेंज होता है, क्षेत्रफल का मतलब होता है कि इसके इसके ऊपर आप कितने स्क्वायर चिपका सकते हो, ठीक है? तो जो इसके ऊपर स्क्वायर चिपका सकते हो, सेम टू सेम नहीं होगा कि इसके ऊपर स्क्वायर चिपका पाओ, अलग-अलग होंगे, है ना? लेकिन इनका आयतन हमेशा सेम होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे आयतन की बात कही है, ठीक है? अच्छा, गोले के आयतन का फ़ॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। बेलन के आयतन का फ़ॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर हम साफ-साफ देख रहे हैं कि इसकी त्रिज्या अलग है, इसकी त्रिज्या अलग है। इसको मैं कह देता हूँ R1, इसको कह देता हूँ R2, ठीक है? पाई से पाई तो कट गया, यहाँ पे क्या बच गया 4/3 इंटू R1 का क्यूब। R1 कितनी है? 4.2 है, इसको 3 बार लिख देंगे, बराबर R2 का स्क्वायर और H। R2 मैंने इस बेलन की त्रिज्या कितनी है? 6, तो लिख देंगे 6 गुणा 6 इंटू H। H मैंने हाइट, अब हाइट तो मुझे पता ही नहीं, हाइट तो मुझे निकालनी है, तो H का H, ठीक है? अब इसको सोल्व करूँगा और जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो मुझे वहाँ से H की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे? देखो 6 गुणा 6, ये दोनों गुणा में है ना, दूसरी तरफ लेके जाएँगे तो बटे में आ जाएगा। यानी 4/3 इंटू 4.2, 4.2, 4.2 और बटे में क्या आ जाएगा 6 और 6। बात क्लियर होगी? बराबर कितना है? H के। अब इसको काट लेते हैं। किस पे काटें? 3 पे काट लो इसको। 3 एकम 3, एक आंसर इस पे चल गया, 3 चौके 12, ठीक है? और 2 पे ये भी कट जाएगा वैसे तो। इतनी तो 6 से ये काट लो। 6 सत्ता 42 होता है, ठीक है? 6 सत्ता 42 होता है। ऐसे कट गया, ठीक? अब इनके मल्टीप्लाई करते हैं। सत्तू सत्तू 49, 49 की 14 से मल्टीप्लाई करवानी पड़ेगी। यानी 0.49 की 1.4 से, कि 0.7 की 0.7 से करोगे तो 2 के बाद पॉइंट लगेगा ना, तो इसलिए 0.49 हो गया। 0.49 की 1.4 से मल्टीप्लाई करा रहे हो आप, है ना? ये हो जाएगा अपना 4 नियम 36, 4 चौके 16 और 3 19, 1 का 1, 9, 4, 0। ये हो गया 6, 18, 6, 0। 3 के बाद पॉइंट लगेगा, 0.686 हो गया। अब इसके मल्टीप्लाई करानी है मुझे 4 से, तो 4 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। 4 छक्का 24, 2 हाथ से ऊपर, 4 अट्ठा 32 और 2 34, 3 हाथ से ऊपर, 4 छक्का 24 और 3 28, 2 हाथ से ऊपर, 4 0 0, 2 का 2। 3 के बाद पॉइंट लग गया, यानी कि जब मैं इनको मल्टीप्लाई करवाऊँगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 2.744 मीटर की सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। ये हमारी इस बेलन की ऊँचाई होगी। बात क्लियर होगी? ये इस बेलन की क्या है? ऊँचाई है ना? अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना, ये रियल लाइफ में भी यूज़ होते हैं। जो भी आप बड़ी-बड़ी कंपनियाँ देखते हैं, वो इनका यूज़ करते ही करती हैं। जैसे मान लो, आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताते हैं कि लाइफ़ बॉय की पहले साबुन आती थी। अगर आप उस पहले वाले साबुन की शेप देखें ना, तो उसकी शेप बिल्कुल घनाभ के आकार की होती थी, बिल्कुल घनाभ के आकार की, है ना? लेकिन फिर बाद में लाइफ़ बॉय वाली कंपनी ने क्या किया, उसको नीचे से थोड़ा-सा कर्व बनाया, थोड़ा-सा टेढ़ा बनाया। थोड़ा-सा ऐसा दिखाने के लिए कि फ़ैशन कर रहे हैं। लेकिन असल में वो क्या कर रहे थे, अपनी कॉस्ट को कम कर रहे थे, है ना? तो जब उसकी शेप में चेंज किया गया होगा, तब इस कांसेप्ट का यूज़ करा होगा। समझ रहे हो? भाई शेप में चेंज भी करना है और ना उसकी हाइट बिगड़े, ना उसकी चौड़ाई बिगड़े, है ना? तो इस तरीके से वहाँ पर इसका यूज़ किया गया होगा।
जितनी भी वस्तु आप देख रहे हैं ना, सब में इस कंसेप्ट का यूज़ होता ही होता है। बात समझ रहे हैं? ठीक है? कोई भी वस्तु ले लो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये माइक ले लो। ये जो माइक जिस कंपनी ने बनाया होगा, तो जब इसकी शेप ढाली जा रही थी, तब वहाँ पर इस आयतन का यूज़ किया गया होगा, है ना? ये पेन देख लो, ये पेन जो है ये बेलन के आकार का है। तो जब जिस कंपनी ने इसको बनाया होगा, तो जब इसकी शेप बनाई गई होगी, तब इस कंसेप्ट का यूज़ किया गया होगा, है ना? जब ये प्लास्टिक था, इस प्लास्टिक को, इस बेलन को बनाने से पहले प्लास्टिक का एक रफ़ मॉडल होगा ना आपके पास, उस प्लास्टिक को पिघला करके ही तो बेलन बनाया गया होगा, है ना? तो जब प्लास्टिक को पिघला करके बेलन बनाया गया, तो हमें ये पता होना चाहिए था कि इसकी हाइट कितनी बनेगी, इसकी चौड़ाई कितनी बनेगी। तो ये सारी बातें जो हैं, ये आपके रियल लाइफ़ में काम आती हैं, समझे? अच्छा, अब इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब इसकी डिटेल लिख लेते हैं। ये तो बाकी बातें तो बाद में करते रहेंगे। डिटेल में हम क्या-क्या लिखेंगे? डिटेल में हम गोले की डिटेल लिखेंगे, बेलन की डिटेल लिखेंगे। सबसे पहले गोले की लिख लेते हैं। गोले की त्रिज्या, जिसको मैंने R1 माना है, ये है हमारे पास 4.2 सेंटीमीटर। इसी तरीके से बेलन की त्रिज्या, इसको मैंने R2 माना है। ये कितनी है? 6 सेंटीमीटर। और बेलन की ऊँचाई तो निकालनी थी, इस बात को आप लिख दीजिए फिर भी। बेलन की ऊँचाई माने h, ये हमें नहीं पता था ना, तो इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दो, है ना? तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कर लेंगे? अब देखिए आप अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन। इसको एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज़ करके इसको पढ़िए और खुद ट्राई कीजिए। सोचिए कि कैसे निकाला जा सकता है। उसके बाद फिर आप देखिएगा, आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है? क्या लिखा है कि क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया गया। इस बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक है? मतलब क्या है कि हमारे पास 3 छोटे-छोटे गोले थे। इसकी त्रिज्या थी 6, इसकी त्रिज्या थी 8, इसकी त्रिज्या थी 10। हमने इन तीनों गोलों को पिघला दिया और इन तीनों को पिघला करके ये बड़े वाला गोला बना दिया। आपको इस बड़े वाले गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक है? कैसे ज्ञात करेंगे? वही सेम कांसेप्ट। जब भी हम किसी वस्तु को बदलते हैं, उसकी शेप में चेंज लाते हैं, तो उसका आयतन कभी नहीं बदलता। यानी इन 3 गोलों का आयतन बराबर होगा इस चौथे गोले के आयतन के, है ना? तो इस बात का यूज़ करके हम इसकी रेडियस पता कर लेंगे। लिखेगो कैसे? वो देखो। तो ये हो गया आपका पहला गोला, आप लिख देना पहले गोले का आयतन। नहीं तो गोला नंबर 1 नाम भी दे सकते थे और मैंने ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। प्लस में दूसरे गोले का आयतन, प्लस में तीसरे गोले का आयतन। इन तीनों गोलों का जो आयतन है, ये बराबर होगा इस चौथे गोले के आयतन के। ठीक है? अच्छा जी, गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है? ये होता है अपना 4/3 पाई r क्यूब प्लस इसका भी यही होगा 4/3 पाई r क्यूब प्लस इसका भी यही होगा 4/3 पाई r क्यूब बराबर इसका भी यही होगा 4/3 पाई r क्यूब। लेकिन इनकी त्रिज्याएँ अलग-अलग हैं, इसलिए मैं इसको R1, R2, R3 और R4 नाम दे देता हूँ। ठीक है? अच्छा जी, अब मुझे ये बताओ कि इन तीनों में क्या कॉमन है? 4/3 पाई, यहाँ पे क्या बच गया? R1 का क्यूब, यहाँ पे R2 का क्यूब, यहाँ पे R3 का क्यूब, बराबर क्या है? 4/3 पाई R4 का क्यूब, है ना? 4/3 पाई यहाँ पे भी है, 4/3 पाई यहाँ पे भी है, तो कट जाएगी। कटने का मतलब समझ गए ना, ये पाई गुणा में था, भाग में लेके जाते तो कटता, तो इसलिए हमने यहाँ पे काट दिया। यहाँ पे क्या बच गया? R1 का क्यूब, R2 का क्यूब, R3 का क्यूब और यहाँ पे बच गया R4 का क्यूब। वैल्यू रख देते हैं। R1 मतलब पहले गोले की त्रिज्या 6 है,
6 का जब आप क्यूब करेंगे, 6 का क्यूब, ये हो गया छिकू छिकू 36, 36 छिक्का 216 ना, मैंने कर रखा है इसलिए मुझे याद है, ठीक है? मैंने बहुत बार क्वेश्चंस कराए हुए हैं, इसलिए मुझे पता है, आप आराम से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे दूसरे गोले की त्रिज्या है 8, तो 8 का क्यूब कितना हो गया? 8 8 64, 64 की अगर आप 8 से गुणा करेंगे तो 512 आएगा, प्लस 8 3 का क्यूब, 8 3 है 10, 10 का क्यूब कितना होगा? 10 दाएँ 100, 100 दाएँ 1000 बराबर यहाँ पे बच गया R4 का क्यूब। इनको जोड़ लेते हैं, 1000 500 1500 1500 200 1700, 1716 और 12 1728 हो गया, ठीक है? बराबर क्या आ गया? R4 का क्यूब। अब यहाँ पे क्यूब लगा हुआ है, तो मुझे इस यूनिट को भी क्यूब में बदलना पड़ेगा। कैसे बदलूँगा? इसके फैक्टर कर लो, 1728 के क्या कर लो? फैक्टर। तो ये हो गया आपका 2 अट्ठे 16, 1 बच गया, 12 हो गया ये, 2 छक्के 12, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, फिर यहाँ पे 1 का है ना, 1 तो आएगा नहीं 0 पे, ठीक है? और फिर 1 यहाँ पे चल गया, 2 अट्ठा 16। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो सोचते हैं 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 18 कर देते हैं, जो कि गलत है भैया। आप खुद सोचिए, 18 की 2 से गुणा करेंगे तो 36 आता है ना? ये मल्टीप्लाई करके देख लिया करो, ठीक है? क्योंकि ये जो अपन भाग कर रहे हैं, जब फटाफट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, ये शॉर्टकट होते हैं। इनमें कई बार गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है? थोड़ा अंदाज़ा लगा के करा कीजिए। ये हो गया 2 पंजा 10, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ता 14, फिर 3 निमा 27, 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3, ये इसके फैक्टर हो गए। क्योंकि अब देखिए, अब हमें इसको क्यूब बनाना है ना, क्या बनाना है? क्यूब। तो जब आप पेयर्स बनाएँगे तो 3-3 के बनने चाहिए, 3-3 का सेट बनाना है। 1, 2 और 3, समझे? जब आप स्क्वायर रूट निकालते हैं ना, तो 2-2 का सेट बनता है। जब आप क्यूब रूट निकालते हैं, तो 3-3 का सेट बनता है। तो इनको एक-एक बार लिख लो, 2, 2, 3, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 12 का क्यूब, समझे? बराबर हो गया R4 का क्यूब। इसका मतलब हो गया कि 12 बराबर होगा R4 के, है ना? 12 क्या? 12 सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने यूनिट तो लगाई नहीं थी, अब लगा देंगे, है ना? R4 कितना हो गया आपका? 12 सेंटीमीटर, यानी इस चौथे गोले की जो त्रिज्या है, ये हमारी 12 सेंटीमीटर। बात क्लियर होगी? कर लेंगे, आसान था, ठीक है? अब ये डिटेल लिख लेते हैं। डिटेल में पहले गोले की त्रिज्या, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, ये सारी बातें आपको लिखनी पड़ेंगी। लिखें? सबसे पहले पहले गोले की त्रिज्या, मतलब R1, ये है जी हमारी 6 सेंटीमीटर। फिर दूसरे गोले की त्रिज्या, मतलब R2, ये है जी 8 सेंटीमीटर। फिर तीसरे गोले की त्रिज्या, यानी R3, ये है जी 10 सेंटीमीटर। चौथे गोले की त्रिज्या तो पता नहीं, लेकिन फिर भी हम इसको लिखेंगे। चौथे गोले की त्रिज्या यानी R4, ये हमें पता नहीं है, तो क्वेश्चन मार्क लगा दो, ठीक है? तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कर लेंगे, ठीक है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन आप पहले पढ़ लो, आसान सा ही क्वेश्चन है। आकृति में आपको थोड़ा-सा लगेगा कि अजीब सा है ना? ये आकृति मुझे ऐसे ही मिली, ठीक है? लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है, पढ़ लो एक बारी। पढ़ाएँ? क्या-क्या लिखा है कि व्यास 7 सेंटीमीटर, व्यास 7 मीटर, 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआँ खोदा जाता है। एक कुआँ है, उसको खोदा गया। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कुआँ ले लो आप, है ना? इस कुएँ को मैंने खोदा। ऐसे अभी तो मान लो कि ये कुआँ जो है, अभी ऐसे पैक है, पूरा बंद है। ऐसे पूरा बंद है ये कुआँ, मिट्टी लगी हुई है इसके ऊपर, ठीक है? और मैंने क्या किया, इसको धीरे-धीरे खोदने लग गया। तो क्या कर दिया, इसको खोदने लग गया। खोदते-खोदते कुछ इस तरीके से कुआँ बना दिया अंदर गहरा, ठीक है? अच्छा, अब जब ये कुआँ बनाया ना मैंने, तो इस कुएँ का व्यास था 7 मीटर। कुएँ का व्यास कितना था? 7 मीटर। अगर व्यास 7 है, तो त्रिज्या कितनी हो गई? त्रिज्या हो गई 7/2 मीटर, है ना? और ये मैंने कुआँ कितना गहरा खोदा? ये कुआँ मैंने खोदा जी
20 मीटर गहरा, ऐसे पूरा ऐसे, समझ में आ रही है? नीचे गहरा, कितने मीटर? 20 मीटर। ठीक है, खोद दिया। खोदने के बाद जो मिट्टी आई, खोदने के बाद जो मिट्टी आई, उस मिट्टी को मैंने क्या किया, खोदने से निकली हुई मिट्टी को मैंने समान रूप से फैलाकर 22 गुणा 14 मीटर वाला एक चबूतरा बना दिया। चबूतरा मैंने चौतरा, चौतरा आपने देखा होगा, गाँव वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उन्हें पता होता है चौतरा क्या होता है। एक बैठने की जगह नहीं होती चौतरा, है ना? ऐसा एक चौतरा बना दिया, तो वो कुछ इस तरीके का बना होगा, कुछ इस तरीके का। समझ पा रहे हैं? ये सिर्फ़ ये वाला भाग, ठीक है? ठीक? अच्छा, ये जो चौतरा बनाया, ये 22 मीटर तो लंबा था, 14 मीटर चौड़ा था। 22 मीटर तो लंबा था जी, ये तो इसकी लंबाई हो गई, और 14 मीटर चौड़ा था, ठीक है? हमें इस चबूतरे की ऊँचाई ज्ञात करनी है, ऊँचाई मतलब ये वाला भाग। ये तो आपको दिया ही नहीं गया, तो आपको ये ऊँचाई ज्ञात करनी है, हाइट ज्ञात करनी है, समझे? वापस समझ लो। हमने एक कुआँ खोदा, कुआँ खोद करके उससे जो मिट्टी निकली थी, उस मिट्टी का चौतरा बना दिया। हमें इस चौतरे की हाइट ज्ञात करनी है ना? ये तो बात हो गई जनरल, मैंने सिर्फ़ इमेज जो लगाई थी, ये सिर्फ़ समझाने के लिए लगाई थी। अब इसको थोड़ा-सा मैथमेटिकली करते हैं। तो ये जो कुआँ है, ये बेलनाकार होगा, तो कुछ इस तरीके से कुआँ मिलेगा। जब आप उसके अंदर देखोगे, तो कुछ इस तरीके से होगा ना। जब मिट्टी निकाली गई, तो ये मिट्टी कुछ इस तरीके से थी पहले, ऐसे बेलन की शेप में थी। इसको बिखरा करके कुछ आपने ऐसा किया, यही बात है ना? तो इस बेलन की त्रिज्या क्या है? 7/2 मीटर। इस बेलन की ऊँचाई क्या है जी? 20 मीटर, है ना? तो आपने इस बेलन की जो मिट्टी थी, इसको बिखरा दिया और इसका बना दिया आपने घनाभ। घनाभ ही तो हुआ, लंबाई, चौड़ाई, ऊँचाई, ये तो घनाभ हो गया। इस बेलन बेलन की मिट्टी को आपने किसके अंदर चेंज किया? घनाभ के अंदर। यानी मैं कह सकता हूँ कि बेलन का आयतन बराबर होगा घनाभ के आयतन के, है ना? तो इन दोनों को बराबर रख दूँगा और फिर वहाँ से मुझे हाइट मिल जाएगी। समझ में आ गई? यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। बेलन का जो आयतन है, या फिर बेलनाकार कुएँ का आयतन भी कह सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, बराबर होगा घनाभ के आयतन के। नहीं तो इसको कह लो घनाभाकार चबूतरे के आयतन के, ये भी ठीक होता। ठीक है? अच्छा, बेलन के आयतन का फ़ॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। घनाभ के आयतन का फ़ॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊँचाई। अब इसकी ऊँचाई और इसकी ऊँचाई अलग-अलग हो गई। इसका काम करता हूँ h1 इसको मान लेता हूँ, h2 इसको मान लेता हूँ। ठीक है? अच्छा, ये भी हो सकता है कि ऊँचाई अलग-अलग ना हो, लेकिन गारंटी नहीं है ना। गारंटी नहीं है कि ऊँचाई अलग-अलग नहीं होगी। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। इसलिए हमने इसको नाम अलग-अलग दिया है। ठीक है? अगर सेम होती तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। नाम अलग-अलग देना फिर भी। ठीक है? अच्छा जी, तो वैल्यू रखें। पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या कितनी है? 7/2। तो 7/2 इंटू 7/2 इंटू h1 बराबर L गुणा B गुणा h2। L कितना है? 22 गुणा B 14 गुणा में h2 तो मुझे पता नहीं। ठीक है? अच्छा, इसकी ऊँचाई तो हमें पता नहीं थी क्या? बेलन की ऊँचाई तो हमें पता ही थी। कितनी है इस बेलन की ऊँचाई? 20 है ना? मैंने लिखी ही नहीं थी। बात समझ में आ गई? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और यहाँ से हमें घनाभ की ऊँचाई पता चल जाएगी। कैसे करेंगे? इसको अलग से काट लो चाहे, नहीं तो आप इसको भाग में ले सकते थे। लेकिन एक काम करते काट लेते हैं, कट रहे हैं तो। 10 से 10 से कट जाएगा, ये 11 पे कट जाएगा। और तो कुछ कटेगा नहीं। तो 11 दाएँ 110, 110 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 770 आ जाएगा। बराबर 22 की 14 से या तो गुणा कर लो। गुणा नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, इसको एज़ इट इज़ रखो। ठीक है ना? अब ये गुणा में है ना, इसको बटे में ले आओ। ये हो गया 770 बटे में 22 गुणा 14 बराबर क्या है? h2। अब इसको काट लेते हैं। 14 पंजा 70 होता है। 7 बच गया, वापस से 70 हो गया। 14 पंजा 70 होगा, 55 पे कट जाएगा, है ना? 22 और 55 11 के पहाड़ पे जाते हैं। 11 दूनी 22, 11 पंजा 55। 5 को अगर आप 2 से भाग करेंगे, 5/2 आ गया ना? 5 का आधा, ये होता है 2.5। यानी जो उसकी ऊँचाई है, घनाभाकार चबूतरे की जो ऊँचाई है, वो है जी 2.5 मीटर। कितने मीटर है? 2.5 मीटर। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। समझ में आ गई? अब डिटेल लिखें। डिटेल में बेलन की लिखते हैं सबसे पहले। बेलन की त्रिज्या,
या फिर बेलनाकार कुएँ की त्रिज्या, ऐसे भी कह सकते हो, बेलन की त्रिज्या कह दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 7/2 मीटर। बेलन की ऊँचाई, मैं बेलनाकार कुआँ बोल रहा था अब की बार। ठीक है? तो ये ऊँचाई होगी h, इसको मैंने h1 माना है ना, तो h1 लिख लेते हैं। ऊँचाई कितनी है? 20 मीटर। फिर घनाभाकार या फिर घनाभ लिख दो सिंपल। घनाभ की लंबाई यानी L 22 मीटर। घनाभ की चौड़ाई यानी B कितने मीटर? 14 मीटर। फिर घनाभ की ऊँचाई, घनाभ की ऊँचाई तो हमें पता ही नहीं है, इसको मैंने h2 माना है, तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। बात समझ में आ गई? है ना? आज सिर्फ 3 ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी के जो क्वेश्चन है वो अपन कल कर लेंगे। ठीक है? बस कल मिलते हैं फिर। थैंक यू।